नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हमारे चैनल एग्जाम एडुकेटर आईएएस से इंस्टीट्यूट में। तो हमारी जो कल की क्लास थी वो इन्फ्लेशन पर थी और इन्फ्लेशन में हमने स्टार्टिंग का जो एक क्लास लिया है, उस एक क्लास में मैंने आप लोगों के बीच में चर्चा कर दी है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के क्या प्रकार हैं और इन्फ्लेशन का इफेक्ट। तीन चीजों की बात हमने वहां पर कर दी थी आप लोगों की पिछली क्लास में। आज हम लोग वहीं से आगे लेकर चलेंगे और इन्फ्लेशन के चैप्टर को कोशिश करेंगे कि एक क्लास और लिया जाए और उसमें पूरे जितने भी चीजें हैं, चाहे करेंट की हो, चाहे आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस्ड हो या मेंस के क्वेश्चन बेस्ड हो, उन सब को यहां समाप्त कर दिया जाए, जिससे आपका एक चैप्टर क्या है कि पूरी 100% तरीके से क्या हो जाए कि कवर अप हो जाए। मेरा नाम सुमित कुलश्रेष्ठ है और मैं आप लोगों के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक हैं उनको बारी बारी से लेते हुए चलूंगा। जो आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस, आपका यूपीएससी, आरओ, एआरओ, सभी को एग्जाम को ध्यान में रखकर यह क्लास बनाई गई है। इस क्लास के माध्यम से आप अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके, वो भी आप इनसे जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी यही क्लास आप लोग देखते रहिएगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको बेल आइकन मिलता रहे और साथ ही साथ आप लोग जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, जिससे आपका जुड़ाव हमसे हो जाए और मेरा जुड़ाव आपसे हो जाए और ये संबंध जो है वो प्रगाढ़ रूप से तब तक चलते रहे जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए दोस्तों। तो इसी आशा के साथ में हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे यहां पर हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अर्थात इन्फ्लेशन को कैसे नियंत्रित करें, ठीक है। मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करें, स्फीति को कैसे नियंत्रित करें, ठीक है। ये हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है आज की कंडीशन में। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हो सकता है कि 1 घंटे से ज्यादा हो जाए, तो कोई बात नहीं, इसके पहलुओं को हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से और जानेंगे। देखो, कल मैंने ये कहा था कि इन्फ्लेशन अच्छा है इकोनॉमी में अगर वो अंडर कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बताता है किसको, ग्रोथ को, अर्थात वृद्धि को बताने का कार्य करता है इन्फ्लेशन। और इसीलिए जब इन्फ्लेशन अच्छा है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन कभी कभी क्या होता है कि नकारात्मक प्रभाव भी डालता है अर्थव्यवस्था में, जब वो अंडर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट क्या रणनीति अपनाती है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या रणनीति अपनाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसको आज हम लोग समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात यहां पर बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट कर लेना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं होती है। यहां कोई पॉलिसी नहीं होती है इन्फ्लेशन को डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए, कोई पॉलिसी यहां पर नहीं होती। फिर वास्तव में होता क्या है यहां पर कि कुछ ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है कि उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, या डायरेक्ट रूप से इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता है। याद रखकर आपको चलना है कि इनडायरेक्ट रूप से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम होता है, डायरेक्ट रूप से नहीं। तो अब क्या रणनीति अपनाई जाती है जिसके माध्यम से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है? तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही यहां पर क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रणनीति अपनाते हैं, ठीक है। तो समझिएगा यहां पर
कैसे पॉलिसी अपनाई जाती है। तो सबसे पहले तो एक पॉलिसी लाई जाती है अर्थव्यवस्था में जिसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मौद्रिक नीति, जिसको हम लोग कहते हैं मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। एक तो पॉलिसी ये हो गई, मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं, ये एक पॉलिसी लाई जाती है। दूसरा कहा जाता है क्या दोस्तों, उसको कहते हैं राजकोषीय नीति। क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं, अर्थात उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। उसको बोलते हैं क्या, फिजिकल पॉलिसी के नाम से उसको जानते हैं, राजकोषीय नीति के नाम से उसको जानते हैं। और थर्ड कही जाती है जिसको हम लोग एग्जिम नीति कहते हैं, एग्जिम पॉलिसी कहते हैं। इसी को कहते हैं आयात निर्यात की नीति, एग्जिम नीति या आयात निर्यात की नीति। ठीक है, आयात निर्यात की नीति। तो तीन तरह की पॉलिसी यहां पर अपनाई जाती है। एक तो है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी है राजकोषीय नीति और तीसरी है एग्जिम पॉलिसी। ये पॉलिसियां इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि इनका पर्पस कुछ और होता है, और उन पर्पस को पूरा करने के अलावा ये एक और इफेक्ट डालती है कि मुद्रास्फीति पर भी कंट्रोल हो जाता है, अर्थात महंगाई पर भी कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके यहां पर पॉलिसी को समझेंगे और देखेंगे कि कौन सी पॉलिसी है और किस तरह की पॉलिसी यहां पर इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों कौन सी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, कौन सी, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति के नाम से इसको जानते हैं। कौन सी नीति, मौद्रिक नीति के नाम से इसको जानते हैं। सर आपने कहा क्या कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, तो मॉनेटरी पॉलिसी फिर लाई किस लिए जाती, पर्पस क्या है इस मॉनेटरी पॉलिसी का यहां पर। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस क्या होता है, अर्थात उद्देश्य क्या होता है इसको लाने का। कोई ना कोई तो उद्देश्य होता होगा जिसके कारण से ये मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर लाई जाती है। मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है इस मॉनेटरी पॉलिसी को लाने का। तो अगर हम इस मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो इसका है सप्लाई ऑफ मनी पर कंट्रोल करना। सप्लाई ऑफ मनी पर क्या करना, कंट्रोल करना, अर्थात मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना। मुद्रा की पूर्ति पर क्या करना, नियंत्रण करना। इस पर नियंत्रण करने के लिए हम लोग लेकर आते हैं क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। मुद्रा की पूर्ति, यस। अर्थव्यवस्था में आपको पता है कि मुद्रा है, मान लेते हैं कि ये इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में क्या है कि मुद्रा है, यहां पर मनी है, और मनी है, अगर ये मनी ज्यादा हो जाता है, अगर ये मनी ज्यादा हो जाता है तो ऐसी कंडीशंस में अब ये मनी जैसे ही यहां पर ज्यादा हो जाएगा, जैसे ही ये मनी यहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट होगा क्या दोस्तों, उसका रिजल्ट होगा कि ये ज्यादा डिमांड क्रिएट करवाना शुरू कर देगा। डिमांड ज्यादा क्रिएट कराना शुरू करें। सर थोड़ा सा एक एग्जांपल और दीजिए, तब फिर हमको पूरी तरीके से क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो क्लियर नहीं होगा जब तक आप यहां पर एग्जांपल नहीं दोगे। ठीक है, मोबाइल कहीं बज रहा है, कोई बात नहीं, चलने देते हैं। यहां अगर बज रहा है तो अपने आप ही होगा। अब देखो समझो, एग्जाम्पल से समझो तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसे, मान लेते हैं क्या कि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास 100 रुपए है। ठीक है, कितना रुपया है अर्थव्यवस्था में,
100 रुपए ही अर्थव्यवस्था में लोगों के पास में है, इससे ज्यादा नहीं है अर्थव्यवस्था में लोगों के पास में। और ये जो सप्लाई की है ये आरबीआई ने की है, अर्थात केंद्रीय बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में 100 रुपए रखे गए। इसकी गणना करने की एक तरीके है कि कितना पैसा है अर्थव्यवस्था में, उसका मेजरमेंट किया जाता है, कितनी तरलता है अर्थव्यवस्था में, उसका एक मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, वो मेजरमेंट का तरीका जो है वो हम लोग जब हम बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। M1, M2, M3, M4 इस तरह से जो सीक्वेंस दिया गया है तरलता को मेजरमेंट करने का, वो हम लोग वहां पर पढ़ने की बात करेंगे और मुद्रा की पूर्ति को भी वहां पर समझेंगे यहाँ। ठीक है, वो अलग बात है। मान लेते हैं कि आरबीआई यहां पर क्या करता है कि और रुपए छाप देता है और 1000 रुपया डाल देता है, तो लोगों के पास अब कितना पहुंच जाएगा, 1000 रुपया पहुंच जाएगा यहां पर, 1000 रुपीज लोगों के पास पहुंच जाएगा। और अगर 1000 रुपया लोगों के पास पहुंचेगा, 1000 रुपीज अगर लोगों के पास पहुंचेगा, तो ये मानकर चलिए दोस्तों, ये 100% है क्या कि लोग ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे। यहां लोग ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे, कम डिमांड नहीं होगी बल्कि ज्यादा डिमांड होगी, बहुत ज्यादा यहां पर डिमांड होगी अर्थव्यवस्था में। तो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है वो मनी सप्लाई, अर्थात मनी, जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कंट्रोल करना है। अब इस कंट्रोल का रिजल्ट ये होता है कि जो अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसा ज्यादा है, समझिएगा ये 1000 रुपया पहुंच गया है लोगों के पास में, इसीलिए वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। पहले 100 रुपया था तो ये कम डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो इसको कैसे कंट्रोल करें, ये पैसा कम लोगों के पास रहे। अगर कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर लोगों के पास पैसा कम रहता है तो वो कम डिमांड करेंगे, वो कम डिमांड करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको कंट्रोल करने के लिए जो मुद्रा की पूर्ति है, जो लोगों के पास पैसा है उसको कंट्रोल किया कैसे किया जाए, यहां जो बैंकिंग सिस्टम में पैसा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, जो एक तरह से क्या है कि अर्थव्यवस्था में पैसा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसी पॉलिसी को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से या मौद्रिक नीति के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, अब ये एक तरह से अगर देखा जाए तो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं कहेंगे यहां पर, आप ये मानकर चलिए क्या कि मेन ऑब्जेक्टिव तो अगर देखा जाए तो नहीं, बल्कि आप इस तरह से कह सकते हो इसको कि जो मनी सप्लाई है उस पर नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति यहां पर लाई गई। ऑब्जेक्टिव तो कई होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो क्या होते हैं, कई होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उद्देश्य कई होते हैं यहां। ठीक है, एक उद्देश्य नहीं कहेंगे, कई उद्देश्य होते हैं। तो अब कई उद्देश्य होते हैं तो उसमें एक ये भी है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना भी इसमें शामिल किया गया है। उद्देश्य एक बृहद संकल्पना है, एक बड़ी संकल्पना है। ठीक है, तो अब कैसे कंट्रोल करेगा, ये कैसे कंट्रोल करेगा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो रणनीति यहां पर अपनाई गई होगी, कैसे कंट्रोल करेगा। तो अब कंट्रोल करने के लिए यहां पर क्या होता है कि 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एक है मात्रात्मक उपकरण, ठीक है, और दूसरा कहलाता है क्या, गुणात्मक उपकरण। एक कहलाता है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा कहलाता है गुणात्मक उपकरण। 2 तरह के उपकरण यहां पर यूज किए जाते हैं, अर्थात क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और दूसरा कहलाता है क्या, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। 2 तरह से ये इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, और 2 तरह के जब इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं तो कहलाता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक कहलाता है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के नाम से इनको जानते हैं।
अब इसमें कई तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं, मतलब एक तरह से गाड़ी सही करनी है तो गाड़ी सही करनी है तो कई तरह के उपकरण यूज करोगे ही करोगे, कई तरह के औजार यूज करोगे ही करोगे। तो यहां अगर देखा जाए तो कई तरह के जो औजार यहां यूज करने की बात आती है, कई तरह के जो औजार यहां पर यूज करने की बात आती है, तो मात्रात्मक में और गुणात्मक में, मात्रात्मक में और गुणात्मक में जब हम कई तरह के औजार यहां यूज करेंगे, तो इसमें सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो इंस्ट्रूमेंट है क्या, वो इंस्ट्रूमेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों, बैंक रेट। कौन सा है? बैंक दर, बैंक दर एक इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट, ठीक है। दूसरा आपको यहां पर याद रखेंगे इंस्ट्रूमेंट है क्या, रेपो रेट, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है रेपो दर, रेपो रेट, ठीक है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। चौथा इंस्ट्रूमेंट आपका इसमें आ जाता है आपका क्या, नगद आरक्षी अनुपात, आरक्षी अनुपात अर्थात कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, मात्रात्मक उपकरण। नेक्स्ट आता है वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। एक और आ जाता है जिसे एमएसएफ अर्थात सीमांत स्थायी सुविधा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चाहे अभी इसको छोड़कर चलते हैं, बैंकिंग सेक्टर में इसको समझेंगे सीमांत स्थायी सुविधा को, वो इसलिए छोड़कर चलते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन बैंकिंग के संदर्भ में ही एक तरह से क्या है कि इस तरह की रणनीति अपनाई जाती है, ठीक है। ये टूल्स हैं, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ठीक है। एक और है टूल्स जिसको कहते हैं ओपन मार्केट पॉलिसी, खुले बाजार की नीति, खुले बाजार की नीति अर्थात ओपन मार्केट पॉलिसी, ठीक है। ओपन मार्केट पॉलिसी। अब आप लोग देख रहे होंगे क्या कि मैंने मात्रात्मक उपकरण यहां पर बता दिए, और मात्रात्मक उपकरण में हमने ये सारी चीजों की चर्चा यहां पर आप लोगों के बीच में कर दी है, ठीक है। बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो है, नगद आरक्षी अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, सीमांत स्थायी सुविधा और खुले बाजार की नीति, ओपन मार्केट पॉलिसी, ठीक है। दूसरा आता है आपका क्या दोस्तों, दूसरा आता है क्या, गुणात्मक, ठीक है। पहले तो आता है गुणात्मक में क्या, चयनात्मक साख नियंत्रण,
चयनात्मक, आप लोग बनाते चलिएगा, साख नियंत्रण। अभी इसको हम लोग समझा भी देंगे, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो लाया जाता है वो चयनात्मक साख नियंत्रण, ठीक है। दूसरा साख की राशनिंग, दूसरा आ जाता है क्या, साख की राशनिंग, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन एक तरह से आप कह सकते हो, राशनिंग ऑफ क्रेडिट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो यहां पर, ऑफ क्रेडिट भी कह सकते हो या क्रेडिट क्रिएशन भी कह सकते हो, कुछ भी यहां पर इसको हम लोग यहां पर नाम दे सकते हैं। कई तरह की चीजें यहां पर अपनाने की बात होती है, ठीक है। एक आता है क्या, नैतिक दबाव, नैतिक दबाव, मोरल सुएशन, ठीक है। मोरल सुएशन आता है और फिर आता है लास्ट में क्या, प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। एक और आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट भी है इसी में, ठीक है। यहां पर इतने से ही समझ में आ जाएगा, वो सारी चीजें आपको खुद ब खुद बनती जाएंगी, जितने भी पहलू हैं वो अपने आप ही एक क्या होंगे, बनते चले जाएंगे, आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात आप मानकर चलिएगा। यहाँ तो मैंने कहा कि यहाँ एक तरफ तो मात्रात्मक क्या है, नियंत्रण, और एक तरफ क्या है कि क्वांटिटेटिव, और एक तरफ क्वालिटेटिव। तो मैंने आपको कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी दिख रहा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो जाहिर सी बात है क्या कि मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में अगर देखा जाए इसमें, तो मनी सप्लाई हो रही है, मनी सप्लाई का काम हो रहा है, मात्रात्मक उपकरण है, गुणात्मक उपकरण है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, नगद आरक्षण अनुपात है, वैधानिक तरलता अनुपात है, सीमांत स्थायी सुविधा है, और खुले बाजार की नीति है, चयनात्मक साख की राशनिंग है, ठीक है। दोनों ही एक तरह से बिल्कुल सेम ही कंडीशंस में आते हैं, दबाव है, प्रत्यक्ष कार्यवाही है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी है, अर्थात सीमांत आवश्यकता भी है। एक पहलू और है, बाद में इसको लिख देंगे यहाँ, ठीक है, क्योंकि पेज भर गया है पूरा, हम इसी को पहले समझ लेते हैं। इसको अगर हमको समझ में आ गया तो इसमें तो कुछ है भी नहीं, इसमें तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। यहां देखो, अब सबसे बड़ी बात आती है क्या कि अगर हम इन सबको देखें, इन सबको देखें, ठीक है, तो हम एक केवल और केवल क्या कर रहे हैं कि फिगर बना रहे हैं, और उस फिगर के बेस पर आपको क्या करना है कि यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे, ये बैठा हुआ है कौन, आरबीआई, ठीक है, ये बैठा हुआ है कौन, आरबीआई, ठीक है, ये आरबीआई बैठा हुआ, और ये देश का केंद्रीय बैंक है, क्या है, एक देश का केंद्रीय बैंक है ये आरबीआई, और देश का केंद्रीय बैंक है तो जाहिर सी बात है क्या कि ये जो केंद्रीय बैंक है यही सारी चीजों की मनी सप्लाई को कंट्रोल करवाने का कार्य करवाता है। अर्थव्यवस्था में अगर पैसा ज्यादा होगा तो ज्यादा डिमांड करेगा, और कम करने का ये उपाय बताता है कि भाई देखो ऐसे ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है, लोगों के पास मनी का सर्कुलेशन जो है उस पर कंट्रोल करो, मनी की जो सप्लाई है उस पर नियंत्रण करने का कार्य करो। अब ये क्या करता है, तो ये क्या है कि इससे जुड़े होते हैं, इससे लोन लेने के लिए कौन जाता है, तो इससे लोन लेने के लिए जाता है कौन, तो अब आप कहोगे दोस्तों इससे लोन लेने के लिए जाता है बैंक, इससे लोन कौन लेता है, बैंक, ठीक है, कौन सी बैंक, ऑल कॉमर्शियल बैंक, इससे लोन लेते हैं कौन, कॉमर्शियल बैंक, अर्थात बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन होते हैं, वाणिज्यिक बैंक,
जो व्यापार करते हैं और व्यापार करने के बाद में अपनी पूरी एक्टिविटी को पूरा करते हैं। ठीक है, जो पैसा निवेशित करने का काम करते हैं और उससे लाभ भी कमाने का कार्य करते हैं, कॉमर्शियल बैंक के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात वाणिज्यिक बैंक के रूप में उनको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वाणिज्यिक बैंक के नाम से उनको जानते हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक है और ये बैठा हुआ है ऊपर आरबीआई। अब आरबीआई बैठा हुआ है तो ये कॉमर्शियल बैंकें 3 तरीके से लैंडिंग करती हैं, अर्थात उधार लेती हैं या बोरोइंग करती हैं आरबीआई से। ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंकें 3 तरीके से उधारी लेती हैं और 3 तरीके से ये उधारी जो लेती हैं, एक रेट कहलाता है यहां पर दोस्तों, उसको बोलते हैं बैंक रेट। उसको बोलते हैं क्या? बैंक रेट बोलते हैं, अर्थात बैंक दर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर जो उधारी लेती है उसको बोलते हैं रेपो रेट, रेपो दर, रेपो रेट। और जो तीसरी उधारी ये बैंकों के द्वारा ली जाती है वो कहलाती है MSF, अर्थात मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज के नाम से जानते हैं। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज के नाम से जाने जाते हैं, सीमांत स्थायी सुविधा के नाम से इसको जानते हैं। तो आरबीआई 3 तरीके से उधार लेने का काम करती है, एक बैंक रेट कहलाती है, दूसरा रेपो रेट कहलाती है और तीसरा कहलाती है यहां पर MSF। ठीक है, अर्थात 3 तरीके से लैंडिंग हो रही है, उधारी हो रही है, किसके द्वारा? बैंकों के द्वारा। तो आपको ये पता ही चल गया होगा 3 तरीके से, ठीक है, लैंडिंग हो रही है यहां। अगर इसकी डेफिनेशन आप करोगे तो आप कह सकते हो, ठीक है, बैंक रेट इज ए लैंडिंग रेट, ठीक है, आरबीआई प्रोवाइडेड लोन फॉर बैंक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। तो सर 3 तरीके का क्या मतलब है? क्यों 3 तरीके से ये करती है? एक ही तरीके से कर ले, एक ही तरीके से कर ले। ठीक है, तो इसमें अंतर होता है इसके लोन लेने की कंडीशंस में या, ठीक है, लोन लेने की कंडीशंस में क्या होता है? अंतर होता है। इसी कारण से ये क्या करते हैं 3 तरीके से। अंतर क्या होता है? ठीक है, अंतर जो है वो ये है इन 3 तरह के लोन लेने में। सबसे पहले अगर बैंक देखा जाए, बैंक रेट, तो बैंक रेट जो है वो वास्तव में क्या है कि प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म लोन या, ठीक है, प्रोवाइडेड लॉन्ग टाइम, ठीक है, लोन टू बैंक। बैंक को क्या करती है? लंबे समय तक ऋण प्रदान करती है। ठीक है, बैंक को लंबे समय तक ऋण प्रदान करती है, समय तक ऋण प्रदान करती है। 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल, 20 साल, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। ठीक है, और ये एक तरह से क्या होता है, विदाउट कोलेट्रल भी लोन दिया जा सकता है। ठीक है, पुनर्बट्टा यहां पर किया जाता है, लेकिन विदाउट कोलेट्रल के यहां पर या फिर कुछ भी गिरवी रखे हुए बिना लोन दिया जाता है यहां पर, जिसे बैंक रेट के नाम से जानते हैं, जिसे बैंक रेट के नाम से जानते हैं यहां। ठीक है, आज बैंक रेट के माध्यम से कोई भी लोन नहीं लेना चाहता है बैंक। उसका कारण है, उसका कारण यह है दोस्तों कि बैंक क्यों नहीं लेना चाहता है बैंक रेट के माध्यम से? वो इसलिए नहीं लेना चाहता है बैंक रेट यहां पर क्योंकि कोई भी बैंक नहीं चाहता है कि हम लंबे समय तक के लिए कर्ज में फंसे। कोई भी बैंक नहीं चाहता है मैं लंबे समय तक कर्ज में फंसूं। इसीलिए आज इसको जो यूज किया जा रहा है
वो यूज किया जा रहा है किसमें, पेनाल्टी के रूप में, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पेनाल्टी रेट भी कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पेनाल्टी रेट भी कह देते हैं, ठीक है। पेनाल्टी रेट भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसको हम लोग पेनाल्टी दर भी कह देते हैं। इसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं किसमें, बैंकें यूज नहीं करती हैं लंबे समय तक के लिए लोन लेना। कौन लंबे समय तक फंसे, जबरदस्ती अपने लाभ का एक हिस्सा हम देते रहे आरबीआई को, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। इसीलिए इस तरह के लोन लेने की प्रक्रिया अब नहीं है और इसके माध्यम से अब लोन नहीं लिया जाता है बैंकों के द्वारा, ठीक है। दूसरा आता है कौन सा, रेपो रेट। कौन सा आता है, रेपो रेट। दैट इज शॉर्ट टर्म, ठीक है, बोरोइंग प्रोसेस, ठीक है। ये अल्प समय के लिए उधारी है, के लिए उधारी है। कितने समय के लिए उधारी है, ये अल्प समय के लिए उधारी है। मतलब ये माना जाता है 2 सप्ताह तक, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है ये 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है ये 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा ये एक तरह से क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए भी रेपो के माध्यम से लोन देने का काम होता है, कुछ अलग मार्केट में, कुछ अलग बाजार में। इस तरह का कॉन्सेप्ट एक तरह से आपको यहां नहीं बताऊंगा, बल्कि बैंकिंग सेक्टर में जब है तब बताऊंगा। हमको तो केवल और केवल इन्फ्लेशन के संदर्भ में इसको सोचना है। आप बैंकिंग वाला जब क्लास हो तो उस समय जरूर देखिएगा वीडियो, हम फिर से इसको एक बार बताएंगे। हम केवल और केवल अभी बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में हम लोग नहीं बता रहे हैं, अदर मार्केट के फॉर्म में ये लॉन्ग टर्म भी चला जाता है यहाँ, ठीक है। वहां पर रेपो रेट जो है वो कई समय, लंबे समय तक के लिए जाता है। लेकिन एक साधारण रूप से अगर देखा जाए तो बैंकिंग मार्केट में ये चीजें चलती है, ठीक है। इसके माध्यम से बैंक भी उधार ले सकता है, इसके माध्यम से जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी उधार ले सकते हैं, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी उधार लेने का काम कर सकते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो दोनों ही उधार ले सकते हैं, एनबीएफसी भी ले सकते हैं और बैंक के भी उधार ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आरबीआई से जब यहां पर लोन लिया जाता है तो वो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट लेने देने का काम होता है यहां, ठीक है। अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है, 2 सप्ताह तक चलता है और 2 सप्ताह तक चलता है। तो ये प्रोसेस यहां पर एक साधारण रूप से चलकर आ रही है। तीसरा आता है एमएसएफ, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये क्या होता है कि इसको बोलते हैं वन नाइट बोरोइंग। इसको बोलते हैं क्या, वन नाइट बोरोइंग बोलते हैं, एक रात की उधारी। इसको बोलते हैं क्या, एक रात की उधारी, ठीक है। और ये स्पेशल कंडीशन में ही उधार लिया जाता है बैंकों के द्वारा, ठीक है। बाद में बताएंगे कब आई, क्यों आई, क्या कारण था लाने का, वो बाद में बताएंगे बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होगा, हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और हम इसी को ही समझाते रह जाएंगे। लंबा प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस है तो हमको केवल और केवल यहाँ पर चलना है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के संदर्भ में। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया है, तो ये आप मान के चलिएगा वन नाइट बोरिंग है, एक रात की उधारी है इसमें। और इसमें, ठीक है, केवल पार्टिसिपेट कर सकती हैं बैंकें, इसमें केवल बैंकें उधार लेती हैं और, ठीक है, लेती हैं। और एक बात यहां याद रखेंगे, ठीक है, और इसमें एसएलआर के पार्ट को भी स्पेशल कंडीशन में यूज किया जा सकता है। एसएलआर के भाग को
स्पेशल कंडीशन में यूज किया जा सकता है, स्पेशल कंडीशन में यूज किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि पैसा आरबीआई बैंकों को बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, तो बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि यहां पर कुछ कंडीशन रखी गई हैं कि भाई स्पेशल कंडीशंस में क्या है कि स्पेशल कंडीशन में के भाग को स्पेशल कंडीशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, एसएलआर तो 3 है। एक रात के लिए जब उधारी लेंगे इसमें केवल बैंक ही उधार ले सकते हैं एसएलआर को। रेपो रेट में बैंकिंग नॉन बैंकिंग दोनों ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। 2 सप्ताह तक एक निश्चित माना जाता है कि 2 सप्ताह तक यहां पर क्या है कि उधारी की प्रक्रिया होती है, और बैंक रेट क्या है कि लंबे समय तक के प्रदान करने की है, लेकिन वर्तमान में आज इसको पेनाल्टी रेट के रूप में यूज किया जा रहा है इसको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तो ये उधार लेने की प्रक्रिया है और अलग अलग टर्म और कंडीशन के आधार पर ये बनी होती है। ठीक है, तो आरबीआई से ये उधार ले रहे हैं 3 तरीके से, 3 तरीके से। अब देखिएगा, ये जनता को पैसा दे रहे हैं। किसको पैसा दे रहे हैं? जनता को, अर्थात लोगों को पैसा ये दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, अब मुझे खुद ही बताइएगा, अगर अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है अर्थात लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो लोगों के पैसे को कम कैसे करें? इन तक पैसा कम पहुंचे। इन तक पैसा पहुंचाने का काम कौन करता है? बैंक करता है। इन तक पैसा पहुंचाने का काम कौन करता है? बैंक करता है। तो हम एक प्रोसेस अपना सकते हैं क्या कि इनके पास पैसा ना पहुंचे तो बैंकों के पास भी पैसा कम रहे, बैंकों के पास पैसा कम रहे। अब बैंकों के पास पैसा कम रहेगी क्योंकि बैंकों का जुड़ाव आरबीआई से होता है, तो आरबीआई से जब भी उधार लेने आए तो क्या करो कि भैया हमारे यहां पर रेट क्या हो गया? बढ़ गया है, रेट बढ़ गया है, और हमारे यहां रेट बढ़ गया है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि जैसे ही हमारे यहां रेट बढ़ने की कंडीशन आएगी, जैसे ही मेरे यहां पर रेट बढ़ने की कंडीशन सुनेगा आरबीआई से कौन? बैंक, तो बैंक कहेगा भैया हम पहले जो आगे देना है उससे तो पूछ लें, क्योंकि हम उसको महंगा देंगे, अब क्या वो लेने को इच्छुक है या नहीं। तो ये ग्राहक भी अगर इसको बहुत ज्यादा जरूरत है तभी लेगा महंगा, नहीं तो कह जाएगा रुक जाओ भी कुछ दिन। और जब अर्थव्यवस्था में पैसा कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी, ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी। जस्ट लाइक ऐसे समझिएगा, मैंने कहा कि आरबीआई जो है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो तो ज्यादा अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। ये मान लेते हैं मेरे पिताजी, दादाजी है, ठीक है, ग्रैंडफा, ये मेरे पिताजी है और मैं हूं। ठीक है, समझिएगा इसको। ठीक है, ये मेरे कौन है? पिताजी है, दादाजी है। ठीक है, ग्रैंडफादर। ठीक है, और ये मैं हूं, मैं मतलब सुमित कुलश्रेष्ठ, समझिएगा। ठीक है, सुमित कुलश्रेष्ठ को अगर पैसा चाहिए होता है तो वो पिताजी से उधार ले लेते हैं। किससे उधार लेते हैं? पिताजी से उधार ले लेते हैं। सुमित कुलश्रेष्ठ क्या करते हैं? बाजार में मांग पैदा करते हैं, बाजार में मार्केट में डिमांड करते हैं सुमित जी। ठीक है, मार्केट में क्या करते हैं सुमित जी? डिमांड पैदा करते हैं, या मार्केट में मांग पैदा करते हैं सुमित जी। अब मैं पिता से उधार लेता हूं, पिताजी किससे उधार लेते हैं? दादाजी से उधार लेते हैं। ये कहां से लैंडिंग करते हैं? दादाजी से करते हैं। ये कहां से करते हैं? मैं कहां से करता हूं? बैंक से करता हूं। दादाजी पहले हमको देते थे, पिताजी को
5% पे, और ये हमको देते थे कितना, 8% पे। ये मुझको देते थे कितने परसेंट पर, 8% पर। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती थी, जस्ट लाइक ये समझो। अचानक से दादाजी ने देखा कि यार ये बाजार में डिमांड कर रहा है, और डिमांड के कारण से क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। डिमांड के कारण से क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, और बहुत तेजी से इन्फ्लेशन आ रहा है डिमांड के कारण से। अब इस डिमांड को कैसे कम करें, इसकी, मेरी अर्थात सुमित की डिमांड को कैसे कम करें, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है, पिताजी से कह रहे हैं ग्रैंडफादर के भैया डिमांड अगर बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशंस में घर के और लोगों को चीजें नहीं मिल पाएंगी। सारा सुमित ही के पास पैसा है, सुमित पैसा हमसे ले जा रहा है उधार, और उधार लेकर खरीद लेता है, और उसके पास में कब्जा होता जा रहा है। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि अब की बार आएगा सुमित लेने के लिए तो हम, बैंक आएगी तो हम 6% देंगे, और फिर हम जब आएंगे लेने के लिए तो वो क्या कर देगा, 9% के हिसाब से देगा। मेरे लिए महंगा हो जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, मैं कहूंगा कि भैया मैं उधार नहीं लूंगा। तो पहले इंटरेस्ट रेट कितना था, 5% से ले रहे थे। हमको दे रहा था क्या, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको एक तरह से क्या था, वो कितना था, 8% था। आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की कंडीशन में 6% कर दिया, 5 से 1% बढ़ा दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी बढ़ा दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी बढ़ा दिया जाएगा। अब आप समझ सकते होंगे, यहीं पर बैठा लो दादाजी की कंडीशन पर, किसको, दादाजी की कंडीशन पर बैठा लो किसको, इधर बैठा दो आरबीआई को, ये बैठा दो बैंक को, और ये बैठा दो कस्टमर को। ठीक है, किसको, कस्टमर को, ग्राहक को। तो आरबीआई, बैंक, कस्टमर, इस तरह से एक प्रोसेस, इस तरह से जब ये प्रोसेस होगी तो अब कॉमर्शियल बैंक जनता को दे रही है, तो अगर यहां से दरें बढ़ती हैं, ये दरें बढ़ती हैं, तो बैंकों को महंगा मिलेगा, बैंक जनता को महंगा देगी, और जनता कम पैसे की डिमांड करेगी, जनता का पैसा ज्यादा जाएगा। दूसरा, अगर पहले से लोन ले रखा है तो वो भी महंगा हो जाएगा, वो भी महंगा हो जाएगा। तो जब महंगा हो जाएगा तो उसके पॉकेट पर प्रभाव डालेगा, और अगर पॉकेट पर प्रभाव डालेगा तो 100% क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा कि कहीं ना कहीं उसका फायदा सबसे ज्यादा होगा कि इसका पैसा बैंकों के पास और बैंकों से आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। तो एक प्रोसेस है, इसके माध्यम से हमने बैंक रेट समझा दिया, रेपो रेट समझा दिया, रिवर्स रेपो जस्ट उल्टा हो जाए, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाए, और हमने एक तरह से एमएसएफ को समझा दिया। ये 3 कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वांटिटेटिव उपकरण के रूप में। तो आप ये कह सकते हो क्या कि भैया अगर इन्फ्लेशन आ गया है तो ब्याज दर, बैंक रेट बढ़ेगी, रेपो रेट बढ़ेगी, एमएसएफ बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम करना है, मनी सप्लाई को क्या करना है, सोखना है, पैसे को क्या निकालना है, अर्थव्यवस्था से निकालना है, अर्थात सुमित जी के पास जो पैसा है उसको किसी भी तरीके से क्या करना है, खींच लेना है, उसको एब्जॉर्ब कर लेना है, उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। ठीक है, अब यहां बैठा हुआ था कौन, आरबीआई, ठीक है, ये आरबीआई था, ये है बैंक, ये कौन है, बैंक, ठीक है। बैंक किसका पैसा जमा करती है, तो आप कहोगे जनता का पैसा जमा करती है, बैंक जमा करती है किसका, जनता का, डिपॉजिट किसका करती है, जनता का पैसा यहां पर डिपॉजिट करती है बैंक। और जनता का जब पैसा डिपॉजिट करेगी बैंक,
तो एक रिस्क भी होगा, और वो रिस्क ये होगा कि आरबीआई को ये हमेशा ही डर बना रहेगा, आरबीआई को ये हमेशा ही डर बना रहेगा क्या, ये पैसा कहीं बैंक डुबा ना दे, ये पैसा कहीं बैंक उसको क्या कर दे कि खर्च ना कर दे, ये पैसा जो जनता का है वो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट ना कर दे कि नीरव मोदी लेकर भाग जाए। हमेशा ही डर रहेगा आरबीआई को, और जब हमेशा ही डर रहेगा आरबीआई को, तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर क्या होगा कि प्रोसेस अपनाई जाती है, कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है यहां पर एक, और वो है CRR, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। एक प्रोसेस अपनाई जाती है जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरी प्रोसेस है जिसे SLR अर्थात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से इसको जानते हैं, अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात, किस नाम से, नगद आरक्षी अनुपात, ठीक है, अनुपात, और वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। अनुपात, सर ये बात तो समझ में आ गई मुझे, जनता का पैसा जमा कर रही है बैंक, आरबीआई को डर है, क्या डर है, आरबीआई को डर है कि कहीं डूब ना जाए, आरबीआई को डर है कि कहीं पैसा डूब ना जाए, ये इस बात का डर बना हुआ है आरबीआई को कि भाई कैसे भी पैसा डूब ना जाए, किसका, जनता का, क्योंकि जनता को नुकसान हो जाएगा अगर पैसा यहां पर डूब जाता है, ठीक है। तो जनता का नुकसान हो जाएगा अगर पैसा डूब जाएगा, तो अब क्या है कि जनता को सेफ रखकर चलना है, जनता को सेफ रखकर, तब फिर क्या होता है, एक प्रोसेस आती है SLR और CRR। अब ये जनता कैसे पैसा जमा करती है, जनता पैसे कैसे जमा करती है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि जनता सर पैसा जमा करती है कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, कैसे जमा करती है जनता पैसा, ठीक है, कोई ना कोई तो प्रोसेस यहां पर अपनाती होगी जिसके कारण से जनता यहां पर पैसा जमा करती है, जनता यहां पैसा जमा करती है, कोई ना कोई तो प्रोसेस होती होगी, यस। जनता कैसे पैसा जमा करती है, तो जनता अपने पैसे को दो तरीके से जमा करती है, ठीक है। एक जमा करती है जिसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, क्या कहते हैं उसको, डिमांड डिपॉजिट के रूप में, एक इस तरह से जमा करती है पैसा जनता को, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट के रूप में जमा करती है पैसा, ठीक है यहां। और एक जमा करती है क्या, टाइम डिपॉजिट के रूप में, ठीक है, कैसे, एक समय मांग के रूप में जमा करती है, और दूसरा जमा करती है किसमें, मांग यहां पर, ठीक है, जमा के रूप में, ठीक है। एक क्या करती है, समय मांग, और दूसरा क्या है, मांग जमा में, ठीक है। मांग जमा यहां पर, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, नेट डिमांड, इसी को बोलते हैं नेट डिमांड, ठीक है। समय मांग अर्थात समयावधि उस तरह से जमा करती है समय के अनुसार, अब ऐसे समझो इसको, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे क्या, देखो इसको हम लोग किस में बोलेंगे, शॉर्ट में, समझिएगा,
ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NDTL। मैंने क्या कहा कि आरबीआई चिंता कर रही है कि बैंकें पैसा जमा कर रही हैं, किसका? जनता का पैसा जमा कर रही है आरबीआई, जनता का पैसा जमा कर रही है बैंकें। कहीं बैंक डूब जाए या बैंक लेकर भाग जाए या बैंक ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया वही जमा ना करे, तब फिर क्या किया जाए? तब फिर क्या किया जाए? तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तब तो मुसीबत आ जाएगी, तब तो समस्या आ जाएगी। अब तब प्रॉब्लम आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, तो अब क्या किया जाए? तो अब यहां पर एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस क्या होता है उसको समझो। ठीक है, जनता के पैसे को अपने कैसे जमा करती है? तो दो तरीके से जमा करती है, दो प्रकार से जमा करती है यहां पर। कैसे? एक तो मांग जमा के रूप में, नेट डिमांड, या फिर टाइम डिपॉजिट के रूप में, अर्थात समय जमा के रूप में कह सकते हो यहां। ठीक है, टाइम एक तरह से डिपॉजिट है, समय टाइम डिपॉजिट है, क्या है? याद रखेंगे, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, समय जमा। यस, यहां पर सावधि जमा भी कहते हैं, बस हम शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, दो तरीके से जनता पैसा जमा कर रही है बैंकों में। अब ये मांग जमा क्या होती है? मांग जमा ऐसी जमाएं जिसकी मांग कभी भी बैंक कर सके, ऐसी जमाएं जिसकी मांग कभी भी बैंक करे। उसको कोई एक तरह से ऐसा नहीं है कि आज नहीं करेगी, कल नहीं करेगी, परसों नहीं करेगी, कभी भी जमा करे और कभी भी उसको निकाल ले। ठीक है, मांग जमा। या फिर कह सकते कभी भी उसको एक तरह से क्या है कि ऐसी जमाएं जिसको कभी भी निकाला जा सके, किसी भी समय बैंक से पैसा मांग ले, पैसा मांग ले, किसी भी समय बैंक से पैसा मांग लिया जाए। या ऐसा नहीं है कि नहीं भाई अभी नहीं मांगेंगे, पहले नहीं मांगेंगे, फिर नहीं मांगेंगे, इस तरह कभी भी बैंक से पैसा मांग लिया जाए। वो पैसा कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है क्या? सेविंग अकाउंट का पैसा। आप गए एटीएम से पैसा निकाल लिया, ठीक है, आप गए एटीएम से पैसा निकाल लिया। दूसरा हो सकता है यहां पर डिमांड डिपॉजिट में क्या हो सकता है? करेंट अकाउंट का पैसा। कैसे? करेंट अकाउंट, चालू खाते का पैसा। ठीक है, एक होता है करेंट अकाउंट का पैसा, एक होता है चालू खाते का पैसा। बैंक ग्राहक अपना पैसा कहां जमा करेगा? सेविंग अकाउंट में जमा करेगा या करेंट अकाउंट में जमा करेगा? दो ही तरीके से करता है। अब सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा हम लोग यहां पर बस थोड़ा सा ही समझेंगे, बहुत ज्यादा डीपली जाकर हमको समझने की आवश्यकता यहां पर अभी नहीं है। यहां आप ये मान लो क्या कि सेविंग और करेंट, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसमें नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं मिलता है करेंट अकाउंट में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निकालने का एक सीमा होता है। ठीक है, यहां पर विड्रॉ की सीमा, यहां पर क्या होगा? विड्रॉ की एक सीमा होगी।
लिमिटेशन में ही एक बार में उतना ही पैसा निकाल सकते हो, भले ही आप 2 बार फिर निकाल लो, 3 बार निकाल लो, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन इसकी एक सीमा होती है विड्रॉ की, यहां, ठीक है, विड्रॉल की एक सीमा होगी यहां, ठीक है। इसमें नो सीमा, इसमें कोई सीमा नहीं होती है विड्रॉल की, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि विड्रॉ एक लिमिट में ही किया जा सकता है एक बार में, और इसमें कोई सीमा नहीं होगी, कितनी भी बार जाए, कितनी भी बार एक तरह से करिए, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करिए, ये माना जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है वो सेविंग अकाउंट में मिलता है, यस, जबकि उसमें इंटरेस्ट क्या होता है, नहीं मिलता है। यही बेसिक डिफरेंस है जो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में। तो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करता है, और ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, और यहां पर क्या है कि वो डिपॉजिट, ठीक है। इसमें क्या है कि टाइम डिपॉजिट, एक समय पर ही पैसा निकाला जाए, क्या हो, एक समय पर ही पैसा निकाला जाए, पर ही क्या किया जाए, पैसा निकाला जाए। एक समय पर ही पैसा निकाला जाए, ये वाला पैसा। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें एक तो क्या है कि आप कहा जाता है फिक्स डिपॉजिट, क्या जाता है, फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा, ठीक है। और दूसरा जाता है रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अर्थात प्रवर्ती डिपॉजिट यहां, ठीक है। महीने महीने के लिए हम लोग एक तरह से क्या करते हैं कि पैसा देते हैं कि भैया लो ये सेविंग अकाउंट में जमा कर देना, 500 रुपया हर महीने जमा कर देना, लेकिन वो एक समय अवधि पर ही मिलता है पैसा, वो ऐसा नहीं है कि कभी भी यहां पैसा मिल जाएगा, वो कभी भी पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी भी एक तरह से पैसा मिल जाएगा, वो एक कंडीशन रखी गई, वो एक कंडीशन यहां पर रखी गई, ठीक है। तो आप ये मानकर चलो, क्या अभी हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हमको मैंने कहा ना, बस इतना बता दिया कि भैया ये चीजें होती हैं। अब कौन किसके पास रखता है, क्या कंडीशन है, क्यों इसको रखता है बैंक, और क्यों आरबीआई कह देता है कि आप बैंक ही रखे इस पैसे को, वो कंडीशन हम बैंकिंग सिस्टम में, नहीं तो आप वो वाली क्लास फिर देखोगे नहीं। तो वो क्लास देखनी है, आप लोगों को याद रखेंगे बैंकिंग सेक्टर जब पढ़ाएंगे, बैंकिंग सेक्टर पढ़ाएंगे, बस ये मान लो क्या कि उनका कैश का एक अनुपात बैंकों के पास में और एसएलआर का एक अनुपात बैंकों के पास में रखने का कंडीशन होता है। अब इसमें कुछ और कंडीशन जुड़ जाती हैं कि भैया तुमको ही रख लेना है, हम नहीं लेंगे अभी, लेकिन आपको ये रिजर्व करके रखना होगा, ठीक है। तो कैश का एक हिस्सा, कैश का एक हिस्सा बैंकों के पास रखा जाता है, ठीक है, सॉरी आरबीआई के पास रखा जाता है। कैश का एक हिस्सा किसके पास रखा जाता है, आरबीआई के पास यहां पर रखने का काम होता है, ठीक है। जब लिक्विडिटी का एक हिस्सा, अर्थात किसका, तरलता का एक हिस्सा, किसका हिस्सा, तरलता का एक हिस्सा यहां पर रखा जाता है, किसके साथ में, बैंकों की, आरबीआई के पास में, तो उसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में जाना जाता है, ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में जाना जाता है। तो हमारे ख्याल से इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुत अच्छी तरीके से कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह से एक तरह से चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है।
हमारा ये उद्देश्य है क्या कि अभी बैंकिंग सेक्टर में नहीं घुस रहे हैं कि सर ये इनके पास रहता है, ये उनके पास रहता है। बस ये मान लो कि एक रिजर्व रख रहा है, और रिजर्व रख रहा है किसके पास? बैंकों के पास। यहाँ पर अपने एक हिस्से का जो जमा है उसका हिस्सा रखकर काम करना है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं क्या कि एक एग्जाम्पल के रूप में चलते हैं, बैंकिंग सेक्टर में चलेंगे और डीपली। बस हमको ये है कि भैया ये पैसा जमा हो रहा है, नहीं तो फिर हमारा इन्फ्लेशन ही चलता रहेगा पूरे दिन। और बैंकिंग सेक्टर के फिर मुझे और भी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी से दूसरी टर्मिनोलॉजी जुड़ जाती है, फिर मुझे एलएएफ भी समझाना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीजें यहां पर समझाना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम लोग अभी नहीं करते हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में चलेंगे तब फिर इसको हम लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। फिर डेफिनेशन बताना है हमको, डेफिनेशन बताना है तो डेफिनेशंस के हिसाब से हम चीजों को वहां सेट करते जाएंगे। हम यहां पर उसका इंप्लीमेंटेशन बता देते हैं। मान लेते हैं क्या, कैश का एक हिस्सा रखना है, ये कैश आ रहा है, ये भी एक कैश आ रहा है, और तरलता का एक हिस्सा रखना है। और तरलता का हिस्सा रखना है बैंकों को अपने पास में रिजर्व, और नगद आरक्षी अनुपात का भी आरबीआई के पास में रिजर्व रखना है कि आरबीआई तुम को रिजर्व एक तरह से हमारा एक हिस्सा रखना है। और यहां पर एसएलआर के रूप में क्या है कि बैंकों को एक हिस्सा रिजर्व के रूप में रख लेना है, रिजर्व के रूप में रख लेना है। क्लियर हो गया होगा। मान लेते हैं क्या, अब ये क्या है, तरलता क्या है, समझो इसको, तरलता वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लो तो फिर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, लिक्विडिटी अगर देखा जाए, तरलता, तरलता अगर देखा जाए तो किसी वस्तु में मौजूद एक गुण है, ठीक है, एक गुण है, प्रॉपर्टी है तरलता। बिल्कुल एक तरह से क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि एक तरलता एक गुण है जो दिखाई नहीं देता और हर वस्तु में मौजूद है। और यह प्रदर्शित करता है क्या, जो जितनी जल्दी मुद्रा में कन्वर्ट हो जाए, इजी टू कन्वर्टेड मनी, जो जितनी मुद्रा में जितनी जल्दी परिवर्तित हो जाएगा उतनी ही ज्यादा लिक्विडिटी उसमें मानी जाएगी, तरलता मानी जाएगी, ठीक है। अर्थात एक गुण है, प्रॉपर्टी है, दिखाई नहीं देती है, इजी टू कन्वर्टेड मनी, जो जितनी जल्दी मनी में कन्वर्ट हो गया उतनी ही ज्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है, जितनी जल्दी हो गया, ठीक है, उतनी ही ज्यादा एक तरह से क्या है कि तरल, कन्वर्ट उतना ही एक तरह से क्या है कि वो तरल है, लिक्विडिटी है उतनी ही ज्यादा। जैसे ये घड़ी है, ये पेन है, मैं आपसे कहूं एक एग्जाम्पल के रूप में कि ये घड़ी ले लो, मुझे अपनी कॉपी दे दो, तो तुरंत आपने लिया, तो इसमें लिक्विडिटी ज्यादा है क्योंकि इजी टू कन्वर्ट हो गया। और वही मैं पेन कहूं, पेन ले लो कॉपी दे दो, तो शायद आप ना दो, क्योंकि इसमें कन्वर्टिबिलिटी कम है, कन्वर्ट होने की शक्ति इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, क्योंकि ये तुरंत कन्वर्ट हो गया, यहां ये तुरंत कन्वर्ट हो गया। तो वास्तव में क्या है कि इजी टू कन्वर्टेड मनी, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी, जो शीघ्र मुद्रा में परिवर्तन। और मुद्रा क्या है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है, जो बदल दे वो मुद्रा है, जो बदल जाए वो मुद्रा है। पहले क्या था, मुद्रा को हम लोग अपनाए हुए थे वस्तु, तो वस्तु ही मुद्रा थी पहले, क्योंकि उसमें भी बदलने की क्षमता थी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। आज हम लोगों ने क्या किया है कि कागज के नोट को मुद्रा बना दिया है, ठीक है। तो कागज के नोट को मुद्रा बना दिया है, तो अब क्या है कि विनिमय का माध्यम है मुद्रा, मनी, ठीक है, मीडियम
ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज होता है तो मनी है। इजी टू कन्वर्टेड मनी, जो जितनी जल्दी यहां पर कन्वर्ट हो गया मनी में, उतनी ही एक तरह से क्या हो गई, मोर लिक्विडिटी हो गई। जितनी जल्दी कन्वर्ट हुआ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, उतना ही ज्यादा लिक्विडिटी हो गया, उतनी ही ज्यादा लिक्विडिटी हो गई। तो अगर आप कहें अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी, तो सबसे पहले तो लिक्विडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, रुपए की, क्योंकि रुपए सबसे ज्यादा एक्सचेंज होता है दूसरी वस्तु में। आपने इसके पेन के बदले में रुपए दिया, तुरंत एक तरह से कन्वर्ट हो गया रुपया पेन में, बदल गया, हमने वो चीज प्राप्त कर ली, तुरंत के तुरंत प्राप्त कर लोगे रुपए से। ठीक है, तो रुपए सबसे ज्यादा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी आरबीआई के द्वारा यहां पर घोषित करवा दी गई एक तरह से अगर देखा जाए। ठीक है, दूसरा गोल्ड, बॉन्ड, ठीक है, सिक्योरिटी, तो ये सारे के सारे लिक्विडिटी हैं, लिक्विडिटी है ये। अब आरबीआई यहां पर रुपए को क्यों नहीं रखती? क्योंकि उसने कहा है कि वैधानिक, स्टैट्यूटरी, वैधानिक मुद्रा जो हम मान्यता दे रहे हैं उसको आप रखेंगे, जो मैं मान्यता दे रहा हूं उसको आप रखेंगे। ऐसा नहीं है कि टमाटर उठाए और रख दिया वहां जाके, ऐसा नहीं, प्याज उठाए रख दिया वहां जाके। कहोगे क्या इजी टू कन्वर्टेड एक तरह से जो है कॉन्सेप्ट है वो तो टमाटर में भी है, टमाटर दे दो। हमारे यहाँ आज भी जाते हैं गांव में, तो होता क्या है कि खरबूज के बदले में हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं दे देते हैं और खरबूज तरबूज प्राप्त कर लेते हैं, और खरबूज तरबूज प्राप्त कर लेते हैं। तो एक चीज याद रखना कि लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी जो है वो एक गुण है, प्रॉपर्टी है, दिखाई नहीं दे रहा। इजी टू कन्वर्टेड मनी, जो इजी कन्वर्ट हो जाए किसमें, मनी में, उसमें मोर लिक्विडिटी पाई जाती है जितनी जल्दी कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और मोर लिक्विडिटी पाई जाती है। और मुद्रा क्या है, एक विनिमय का माध्यम है। आपकी एक तरह से लिक्विडिटी कहां पर है, गोल्ड, बॉन्ड, सिक्योरिटी में, रुपए में भी है लिक्विडिटी, लेकिन आरबीआई कहता है वैधानिक हम जो मान्यता दे रहे हैं उनको आपको रखना है। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है कि गोल्ड, बॉन्ड और सिक्योरिटी के रूप में रख देते हैं, और यहां पर कैश तो है ही, कैश के रूप में रख देते हैं। अब बैंकों ने पैसा जमा किया है और ये जनता का पैसा जमा किए, तो बैंकों के पास पैसा कम रहे, तो बैंकों के पास पैसा कम रहेगा तो कैसे कम रहेगा बैंकों के पास? तो अब आप कहोगे सर कैश रेशियो बढ़ा दो, इनके पास अगर 100 रुपया है तो इनसे कहो क्या मैं 5 रुपया तुमको रिजर्व करना पड़ेगा, कैश में परमानेंट रिजर्व करना पड़ेगा। तो अब इनके पास कितना बचेगा, 95 रुपया। एसएलआर में आपको 18% रिजर्व करना पड़ेगा, तो 18×5 = 23, 18×5 = 23, तो 100 में से 23 रुपया तो क्या हो गया, रिजर्व कर लिया। 18% एसएलआर मान लेते हैं रिजर्व कर लिया, और यहां पर कितना कर लिया, मान लेते हैं कि सीआरआर में उसने 5% रिजर्व कर लिया आरबीआई ने, कि भैया ये खर्च करना ही नहीं है इतना पैसा, ये जनता का पैसा है, जितना डिमांड डिपॉजिट में आएगा, जितना टाइम डिपॉजिट में आएगा, उसका एक हिस्सा आपको हमेशा क्या करना है, रिजर्व करके रखना है। तो अब यहां पर कितना बचेगा, अब यहां पर बचेगा कितना, 77 रुपया। अब आप व्यापार करो। अब यहां पर क्या कर दिया कि उसने बढ़ा दिया, 6% कर दिया, और यहां 18 की जगह 19 कर दिया, तो 19 और 6 25, 100 रुपया में 25 रुपया जमा कर लिया, तो बचेगा कितना, 75। अब ये महंगा लोन देंगे, मैंने क्या कहा फिर से समझिएगा, मैंने कहा कि 2 कंडीशन है, बैंकों को रिजर्व करके रखना है अपना टोटल जो रिजर्व डिपॉजिट है। ये रिजर्व का मेथड क्या है, किस तरह से है, वो बाद की बात है। मतलब मेरे पास अगर पैसा आ रहा है जनता का, तो एक हिस्सा मुझे क्या करना है, रिजर्व करके रख लेना है। अब वो किसके पास है वो छोड़ दो, बेसिकली होता क्या है कि ये है तो आरबीआई के पास ही है, आरबीआई के पास है, क्योंकि बैंक उसको खर्च नहीं कर सकती है, आप ये मान लो, वो रिजर्व करना ही करना है, उसे बैंक खर्च नहीं कर सकती है, ये आप मान लो।
100% खर्च नहीं कर सकती। अब जब खर्च नहीं कर सकती है तो अब ऐसी कंडीशंस में क्या होगा? ठीक है, ऐसी कंडीशंस में क्या होगा? तो अब आप कहोगे सर जब खर्च नहीं कर सकती है तो इसका मतलब है कि इनके पास ही रहेगा, बैंकों के पास। यस, वो आरबीआई को दे देते हैं, ये वाला अपने पास रखवाने की बात कर देते हैं। वो छोड़ दीजिए, उसकी अभी अभी जरूरत है नहीं वहां पर। ये मान लो कि आरबीआई के पास ही वो रिजर्व है, चाहे किसी के पास रहे वो, क्योंकि वो खर्च कर ही नहीं सकते हो। खर्च नहीं कर सकते हो तो प्रतिदिन के हिसाब से उसको मेंटेनेंस भी करके चलना पड़ता है, वो प्रोसेस आगे है। हमने कहा कि बैंक जो है वो पहले 5% जमा करती थी कैश का। ठीक है, टोटल रुपया हुआ उसका मान लेते हैं कितना, 100 रुपया जमा हुआ जनता से। कितना रुपया जमा हुआ? 100 रुपया यहां पर जमा हुआ टोटल जनता से। और 18% उसे रखना पड़ता था गोल्ड बॉन्ड और सिक्योरिटी में। गोल्ड बॉन्ड और सिक्योरिटी में 18% और कैश में रखना पड़ता था 5%। तो टोटल रुपया उसे जमा करना पड़ता था 18 और 5 23। मतलब उसके पास में अब बैंकों के पास बचा रहता था कितना, 77 रुपीज बैंकों के पास ही बचा रह जाएगा। यहाँ 77% रुपए ही बचा रह जाएगा 100 रुपए अगर जमा हुआ। अब अगर 5 की जगह 6% कर दिया, आरबीआई ने कहा कि 6% आपको नगद में रखना है और 18 की जगह 19% आपको रखना है किसमें, गोल्ड बॉन्ड और सिक्योरिटी में। लिक्विडिटी में कितना रखना है, 18% की जगह 19%। 1% यहां बढ़ा दी 1%। तो अब जमा करना होगा कितना, 19 और 6 25। अब बचेगा कितना बैंकों के पास, 75 रुपीज। अब 75 रुपीज अगर बचा रहेगा बैंकों के पास, तो दोस्तों आप खुद बताइए कि बैंकें जो हैं वो अब जनता को कम पैसा दे पाएंगी ना, 2 रुपए। अगर उसने बढ़ाया, आरबीआई ने इन दोनों दरों को, कैश को भी बढ़ाया और एसएलआर को भी बढ़ाया, तो जनता के पास अब बैंकों को देने के लिए पैसा क्या होगा, कम होगा। और जब कम दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई कम होगी। और अगर पैसे की सप्लाई कम होती है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो आप कह सकते हो ना, अब तो बड़े आराम से कह दोगे। कैसे? लो, बन गया कॉन्सेप्ट। बैंक रेट, अगर पैसा कम करना है अर्थव्यवस्था में तो बैंक रेट क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। रेपो रेट बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, सीआरआर बढ़ाना पड़ेगा, कम अर्थव्यवस्था क्योंकि बैंकों के पास पैसा कम हो। एसएलआर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एसएलआर को भी बढ़ाना पड़ेगा, एमएसएफ को भी बढ़ाना पड़ेगा। बैंकों के पास पैसा ना जाए भाई, बैंकों को पैसा ना जाए। अब देखो, इसको अगर देखा जाए तो यूज में नहीं लाया जाता है। क्यों नहीं लाया जाता है इसको यूज में? क्योंकि एक दिन की उधारी होती है और एक दिन की उधारी होती है, तो परिस्थिति जन ये होता है क्या कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बेस पर ही ज्यादातर बैंकें उधार लेती हैं। तो मेन अटैक किस पर होता है, रेपो और रिवर्स रेपो पर अटैक होता है। लेकिन अगर आप यहां पर कॉन्सेप्चुअल देखेंगे तो आप, वहां पर क्वेश्चन बनता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि एमएसएफ भी बढ़ाया जाएगा कंडीशंस के रूप में। ठीक है, वो अलग बात है कि वो प्रोसेस के रूप में हम लोग नहीं लेकर आते हैं। वो एलएएफ जब समझेंगे तो फिर हम लोग उसको समझेंगे, अभी नहीं। रेपो रिवर्स रेपो की पॉलिसी क्यों अपनाकर हम चीजें लेकर चलते। हमारा तो मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया अर्थव्यवस्था से मुद्रा कम किया जाना है, ये प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, एक प्रोसेस और बची, और वो बची है कौन सी, ओपन मार्केट पॉलिसी। आपको याद होगा कौन सी पॉलिसी, ओपन मार्केट पॉलिसी, खुले बाजार की नीति। आप लोग देख रहे होंगे इसमें। ठीक है, लास्ट में तो इसको और समझ लेते हैं, खुले बाजार की नीति को। ठीक है, अब देखो खुले बाजार की नीति क्या होती है, ओपन मार्केट पॉलिसी होती क्या है।
ठीक है, इसको समझें। देखो आरबीआई क्या करता है कि मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर, कहां पर, फाइनेंशियल मार्केट में जाकर या वित्तीय बाजार में जाकर अपनी बॉन्ड और सिक्योरिटी को खुद बेचने लगे। ठीक है, क्या करता है आरबीआई, ठीक है, अपनी बॉन्ड को और सिक्योरिटी को खुद बेचने लगे। अब सर इससे क्या होगा, इससे होगा क्या बॉन्ड और सिक्योरिटी को बेचने के से, ठीक है, सेल आउट खुद करने लगे। और जब सेल आउट खुद करने लगेगा तो इससे होगा क्या सर, मुझे तो यह समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर सेल आउट खुद करने लगता है तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, इससे फर्क पड़ेगा, देखो क्या, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे समझो, आरबीआई के पास एक कागज है और उस कागज को कहते हैं, मान लेते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, एक ऋण पत्र है, ठीक है, एक कागज है, ऋण पत्र है, ठीक है, जैसे ये कागज है तो ये कागज है तो ये ऋण पत्र हो गया, ठीक है, बॉन्ड हो गया। इसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, बाजार में जाकर इसको बेचेगी। अब बाजार में अगर बेचेगी तो बदले में क्या देगी, सेल आउट करेगी। बदले में जब बेचेगी तो सेल आउट करेगी, बदले में सेल आउट करेगी, समझिएगा, ठीक है। बॉन्ड को बेचा और बॉन्ड को कहां बेचा, बाजार में बेचा, बॉन्ड को कहां, बाजार में बेचा, सेल आउट करेगी। कागज किसके पास, बैंकों के पास पहुंचेगा या व्यक्तियों के पास पहुंचेगा या फिर एक तरह से जो अन्य वित्तीय संस्थान है उनके पास पहुंचेगा, किसी के पास, कोई खरीदार जो है उनके पास पहुंचा ये कागज। उसके बदले में आरबीआई को क्या देंगे, रिटर्न, पैसा देंगे, मनी देंगे, पैसा देंगे या मनी देंगे, रिटर्न। तो आरबीआई के पास तो पैसा आएगा ही आएगा इससे। कागज आरबीआई ने क्या किया, जारी किया, कहा बॉन्ड है मेरा, ऋण पत्र है, आप ये कागज लो, मुझे पैसा दो। तो अर्थव्यवस्था से पैसा तो कम होगा क्योंकि आरबीआई के पास पहुंच रहा है, और पैसा अर्थव्यवस्था से कम होगा तो इससे क्या होगा, डिमांड कम होगी। तो जस्ट लाइक ऐसे समझो, ठीक है, आरबीआई अगर बॉन्ड बेचेगी, सेल करेगी किसको, बॉन्ड को, और अगर आरबीआई बॉन्ड को सेल करेगी तो इससे क्या होगा, मनी को रिसीव करेगी, ठीक है, और मनी को अगर रिसीव करती है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में, ठीक है, मनी सप्लाई पर कंट्रोल होगा, मनी सप्लाई पर कंट्रोल होगा। ठीक है, मनी सप्लाई पर कंट्रोल होगा। इस तरह से ये चीजें निकल कर आई। तो हमने एक पॉलिसी ये समझी यहां पर कि खुले बाजार में जाकर आरबीआई जब अपनी बॉन्ड और सिक्योरिटी को बेचने लगेगा, और बॉन्ड और सिक्योरिटी को जब बेचने लगेगा कि भैया ले लो ले लो ले लो ले लो, खरीदोगे मेरे बॉन्ड, खरीदोगे मेरी सिक्योरिटी, ओपन में जाकर। अब ये बॉन्ड खुले का मतलब यहां पर ये नहीं है, एक पूरा एक सिस्टम होता है ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से, उसमें आपका एक अकाउंट होना चाहिए, उसमें आप पंजीकृत हो गए, पंजीकृत लोग करा रहे होंगे खरीदारी और बिचवाने का काम, वो एक प्रोसेस अलग है, वो हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे। चलिए, हमारा तो मेन क्या है कि खुले बाजार की नीति जो ओपन मार्केट पॉलिसी है, उस ओपन मार्केट पॉलिसी में बॉन्ड और सिक्योरिटी को सेल आउट करेगा, और जब सेल आउट करेगा तो उससे पैसा आरबीआई को मिलेगा। आरबीआई के पास पैसा अगर आएगा तो उससे क्या होगी कि सिक्योरिटी प्राप्त होगी, पैसा मिलेगा, ठीक है, पैसा मिलेगा। तो
खुले बाजार की जो पॉलिसी है, इस खुले बाजार की पॉलिसी के माध्यम से ये काम किया जाता है। तो बैंक रेट आ गया होगा, रेपो रेट आ गया होगा, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ और खुले बाजार की पॉलिसी। अब हम लोग दूसरा पहलू चलते हैं, उस पहलू को भी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं यहां, ठीक है। और वो है चयनात्मक साख नियंत्रण, साख की राजनीतिक नैतिक दायित्व, प्रत्यक्ष कार्यवाही। ये सारी चीजें यहां पर हम लोग समझ लेते हैं यहां, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद में 2 मिनट के अंदर हम लोग क्लास फिर से 2 मिनट क्या मतलब बस पानी लेकर आता हूं मैं, उतनी देर के लिए क्लास आपकी यहाँ पर देखिए। तब तक मैं आता हूं, थैंक यू, ठीक है, मैं आता हूं अभी। चलिए अब हमारा दूसरा पार्ट जो है वो करते हैं। थोड़ा सा ब्राम लिया मैंने इसलिए क्योंकि लंबा क्लास हो गया था, इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा ब्राम ले लेना चाहिए। तो चयनात्मक साख नियंत्रण, साख की रासायनिक नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, इन सब टॉपिक को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या है और किस तरह से चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट होकर निकल कर आ रही, ठीक है। तो पहला आता है क्या, चयनात्मक साख नियंत्रण। ये क्या होता है? नियंत्रण को समझेंगे, ठीक है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को समझने की बात करेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, ठीक है। देखो इसको लाने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। वास्तव में अर्थव्यवस्था में किसी के पास में पैसा पहुंचने पर जमाखोरी ना करने लगे। किसी के पास अगर पैसा पहुंचता है, ठीक है, तो जमाखोरी करने की कंडीशन यहां पर बढ़ जाती है, ठीक है। जमाखोरी की कंडीशन क्या होती है, यहां पर बढ़ जाती है ये। और अगर जमाखोरी की कंडीशन बढ़ जाएगी, अगर पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि वो कीमतों को बढ़ा सकता है बहुत ज्यादा। एक तरह से क्या है कि बढ़ा के चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। क्या कर सकता है? मैनिपुलेट कर सकता है यहां पर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर क्या होता है कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करता है कि किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। अर्थात लोन के संदर्भ में ठीक है, दिशा निर्देश देता है कितना लोन देना है। किसको देता है? बैंकों को। याद रखना, बैंकों को हमेशा निर्देश दिए जाते हैं, आदेश नहीं दिए जाते। वो अलग बात है कि पालन करना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई तो कहीं ना कहीं पिताजी हैं सारे बैंकों के, और बैंकों के पिताजी हैं, तो पिताजी तो अगर रूठ गए तो निश्चित तौर पर घर से बाहर कर देंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि लोन के संदर्भ में क्या होता है कि, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, ठीक है, टू बैंक, ठीक है। बैंकों को एक तरह से आरबीआई के द्वारा क्या होता है, लोन प्रोवाइड करने की एक डायरेक्शन देने का काम किया जाता है इसके माध्यम कि भाई किसको देना है लोन, किसको नहीं देना है। वही कहलाता है क्या, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। कितना देना है, किसका एक तरह से कितना पैसा बनता है, उसकी क्या क्रेडिट है, क्रेडिट वर्थ के बेस पर ये सारी चीजें करने का काम होता है। इससे क्या होगा, 100 लोग अगर आ गए, ठीक है, और अगर 100 लोग आ गए और कहे कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो पैसा यहां पर, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है वस्तुओं की, और मैं उससे सामान खरीद लूंगा और सामान खरीद कर क्या करूंगा कि प्राइस को और बढ़ा दूंगा। तो आरबीआई वहां पर क्या करती है, दिशा निर्देश देती है कि देखना भैया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका मेन मोटिव जो लोन लेने का है वो उस सामान का क्या कर दे, उस सामान की कीमत को और बढ़ा दे।
तो इससे बचना कि अगर वो जमाखोरी करने में सफल रहा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। उस व्यापारी को लोन मत देना, क्योंकि ये व्यापारी क्या करेगा कि जमाखोरी कर देगा। अपने व्यापार को बढ़ाने का उद्देश्य से तो लेने आया, लेकिन इसका मेन पर्पस कुछ और है, तो सिलेक्टिव कर देगा कि भाई अभी इसको इतना रुपया देना कि ये काम चला ले बस। ठीक है। दूसरा आता है, ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट की राशनिंग, क्रेडिट की राशनिंग समझिएगा। ठीक है, कौन सा है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये क्यों? ये वास्तव में बैंकों की राशनिंग की जाती है, बैंकों की राशनिंग की जाती है। अब बैंकों की राशनिंग की जाती है, क्या मतलब समझे नहीं सर? ठीक है, अब देखो, कभी कभी बैंकें जब लोन लेने के लिए आती है तो आरबीआई के पास ही जाती है। किसके पास जाती हैं? आरबीआई के पास जाती हैं, क्योंकि आरबीआई क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के नाम से जाना जाता है, रिजोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। तो बैंकों का एक क्राइटेरिया तय कर दिया जाता है कि इनको अभी इतना ही दीजिए। ठीक है, अभी इनको इतना ही पैसा दीजिए। ठीक है, तो बैंकों का क्राइटेरिया तय कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? बैंकों की सीमा तय कर दी जाती है इसमें कि आप इतना ही पैसा दीजिए, इससे ज्यादा यहां पर ना दीजिए। तो आरबीआई यहां पर क्या करता है कि बैंकों की सीमा तय करता है और सीमा तय करके लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, और क्राइटेरिया तय करके ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करता है आरबीआई, जिसको कहते हैं क्या? राशनिंग। एक आता है क्या? मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन निर्धारण। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट या मार्जिन निर्धारण समझिएगा। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको समझिएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मान लेते हैं कि आप किसी संपत्ति पर लोन लेने जाते हैं। ठीक है, किसी संपत्ति पर लोन लेते हैं और संपत्ति है कितने रुपए की? 100 रुपए की। तो आपका जो लोन अमाउंट है, ये लोन अमाउंट वहां पर बैंक तय करेगी कितना? मान लेते हैं 80 रुपया। ठीक है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो संपत्ति की वैल्यू माइनस लोन अमाउंट की वैल्यू। ठीक है, यही कहलाता है क्या? मार्जिन। यही कहलाता है मार्जिन। 100 रुपए में से 80 रुपया लोन है, मार्जिन कितना हो गया? 20 रुपया। मैंने क्या कहा? मार्जिन रिक्वायरमेंट। कोई संपत्ति है, संपत्ति पर लोन लेने गए 100 रुपए, लोन अमाउंट कितना है? 80 रुपया, और संपत्ति यहां पर माइनस लोन अमाउंट इक्वल टू मार्जिन। ठीक है, अब क्या है कि 20 रुपया बैंक ने अपने पास रख लिया इस संपत्ति का। यही कहने का मतलब है सीधा सीधा कि संपत्ति जो है, जो वेल्थ है या प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी की अगर देखा जाए तो कीमत 100 रुपया है, लेकिन लोन कितना मिला? 80 रुपया। लोन 80 रुपया मिला, और लोन 80 मिला तो अब ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ कि जब लोन 80 रुपया मिला तो 20 रुपया यहां पर क्या हो गया? मार्जिन हो गया। ठीक है, अब अगर यहां पर अर्थव्यवस्था में पैसा कम करना है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में अगर मनी की सप्लाई पर कंट्रोल करना है, किस पर? सप्लाई ऑफ मनी पर कंट्रोल करना है, तो क्या किया जाए? मुद्रा की पूर्ति पर कंट्रोल करना है तो क्या किया जाए?
तो क्या किया जाए, मुद्रा की पूर्ति पर अगर कंट्रोल करना है, कुछ ना करो, जो मार्जिन है उसको बढ़ा दो। अर्थात पहले 80 रुपए अर्थव्यवस्था में जा रहा था, अब 70 रुपए जाए, तो 70 रुपए जाए तो कैसे जाएगा, हम 100 रुपए की संपत्ति पर केवल और केवल 70 रुपया देंगे, अर्थात 30 रुपया हमने क्या किया, मार्जिन कर लिया। तो अब 30 रुपया बैंकों के पास पहुंच गया, अर्थव्यवस्था में लोगों के पास कितना पहुंचा, मात्र 70 रुपया। या फिर 100 रुपए का हम 60 ही रुपया देंगे, आपको 60 रुपया देंगे तो मार्जिन कितना रख लिया उसने, बैंक ने 40 रुपया रख लिया, तो 40 रुपया कम पहुंचा अर्थव्यवस्था में। कितने रुपए कम पहुंचा, 40 रुपए कम पहुंचा अर्थव्यवस्था में। तो यही कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई ज्यादा है तो मार्जिन बढ़ाने का काम कर देता है यहां पर आरबीआई। ठीक है, आरबीआई यहां पर क्या करता है, मार्जिन बढ़ाने का काम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या, नेक्स्ट है, हमने यहां पर और क्या समझाया था आपको, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव कुछ नहीं है, मोरल सुएशन है, कुछ दायित्व तो यहां पर बैंकों को याद दिलाए जाते हैं समय समय पर, और बैंकों को जब समय समय पर कुछ दायित्व तो याद दिलाए जाते हैं तो वही नैतिक दबाव के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नैतिक दबाव, मोरल सुएशन। ठीक है, कि भैया आप पैसे को कम बांटिए, कम बांटिए, ये इस तरह की कंडीशन बन जाती है मोरल सुएशन। जैसे कोविड के समय में, ठीक है, कोविड के समय में कहा गया कि आप लोग पैसा मत जबरदस्ती लीजिएगा, क्योंकि बाजार बंद है तो कुछ कंडीशंस बन जाएंगी खराब, इसलिए आप पैसा मत लीजिएगा, वही मोरल सुएशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नंबर 5वां जो लास्ट में है, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन को आप ऐसे समझो, प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही। ठीक है, ऐसे समझो प्रत्यक्ष कार्यवाही को आप लोग, अगर आपको समझना है इस पूरी चीज को, प्रत्यक्ष कार्यवाही को, तो जस्ट लाइक ऐसे समझ के आप इसको कर सकते हो क्या, कि अगर आरबीआई की बातें बैंक नहीं मानेगा तो क्या किया जाएगा। अगर दिशा निर्देशों को, डायरेक्शंस को नहीं मानता है, क्या है, दिशा निर्देशों को अगर नहीं मानता है तो फिर क्या होगी कंडीशन। तो कंडीशन यह होगी कि सबसे पहले तो पेनाल्टी आरोपित की जाएगी। ठीक है, क्या किया जाएगा, पेनाल्टी आरोपित किया जाएगा, अर्थात दंड लगाया जाएगा यहां। ठीक है, क्या किया जाएगा, पेनाल्टी आरोपित की जाएगी, दंड लगाने का काम किया जाएगा। दूसरा, आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, लाइसेंस कैंसिल्ड हो जाएगा यहां पर, अर्थात लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा बैंकों को अगर वो कंडीशन को फॉलो अप नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि लाइसेंस कैंसिल हो, ज्यादातर पेनाल्टी के ही केस बनते हैं और पेनाल्टी लगाई जाती है अगर वो दिशा निर्देशों को नहीं मानते हैं, अगर दिशा निर्देशों को फॉलो अप नहीं करते हैं और बैंकिंग सिस्टम से कुछ अलग काम करते हैं, तो उस कंडीशंस में पेनाल्टी लगाने का काम होता है। ज्यादातर यही प्रोसेस को अपनाया जाता है, इस प्रोसेस को नहीं अपनाया जाता। हो सकता है कि लाइसेंस कैंसिल करने की भी परमिशन यहाँ पे बात कही गई है, लेकिन इसको एक तरह से यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, चयनात्मक साख नियंत्रण, जमाखोरी और इन सब के लिए दिशा निर्देश देती है कि भैया आपको चयन करके ही अर्थव्यवस्था में पैसे की पूर्ति करनी है। बैंकों का सीमा तय कर दी जाती है, किस बैंक को कितना लोन दिया जाए, आरबीआई ये तय कर देती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट
की राशनिंग, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट संपत्ति है, उसका लोन अमाउंट है, तो एक मार्जिन बनता है। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है अर्थव्यवस्था में तो मार्जिन को बढ़ाने का काम किया जाता है, जिससे क्या है मनी सप्लाई पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। मोरल सुएशन नैतिक दायित्व तो यहां पर दिए जाते हैं और पेनाल्टी लगाकर डायरेक्ट एक्शन की कार्यवाही की जाती है। तो इस तरह की प्रोसेस अपनाई जाती है जिसके कारण से हम लोग मनी के सर्कुलेशन को कंट्रोल करने का काम कर लेते हैं या मनी के फ्लो को कंट्रोल करने का काम कर लेते हैं। और मनी के जब कंट्रोल करेंगे तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि चीजें निकल कर आएंगे। तो ऐसे आप समझ सकते हो, अगर बैंक रेट बढ़ेगी, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा, ठीक है, लोगों के पास पैसा कम होगा, के पास कम पैसा, कम पैसा होगा तो कम डिमांड होगी। पहले मेरी किस्त जा रही थी 5% के हिसाब से, अब मेरी किस्त जाएगी 6% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा 7% हो जाएगा। पहले इंटरेस्ट रेट कितना था, 6% था। जब मेरी किस्त जा रही थी, पहले मान लेते हैं कि 2400 रुपया, अब जाएगी कितना, लगभग 2500 रुपया। तो 100 रुपया बढ़ेगा तो 100 रुपया मेरी डिमांड को क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। इस तरह से एक प्रोसेस चलती है और उस प्रोसेस के माध्यम से ये चीजें कंट्रोल में लाई जाती है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा होगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। अब हमारा बच्चा क्या, फिजिकल पॉलिसी, और फिजिकल पॉलिसी के अलावा हमारी पॉलिसी बची ट्रेड पॉलिसी, उनको समझेंगे। और इसके अलावा फिर हम लोग मेजरमेंट को समझेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नहीं, चलिए इसी क्लास में करा देते हैं। थोड़ा सा ही तो है, ज्यादा हम लोग डीपली जाकर उसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ फिजिकल पॉलिसी चलिए यहीं पर करा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में अदर जो सब चीजें हैं वो, ठीक है। देखो फिजिकल पॉलिसी अगर देखा जाए तो राजकोषीय नीति कहलाती है। क्या कहलाती है, राजकोषीय नीति कहलाती है, फिजिकल पॉलिसी ये कहलाती है, ठीक है। राजकोषीय नीति क्या होती है, सरकार अपनी आय एवं व्यय पर जो पॉलिसी बनाती है, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर पर जो पॉलिसी बनाई जाती है तो वो पॉलिसी कहलाती है क्या, आपकी फिजिकल पॉलिसी कहलाती है। किस पर पॉलिसी, इनकम और एक्सपेंडिचर पर जब पॉलिसी बनाई जाती है तो वो पॉलिसी कहलाती है आपकी फिजिकल पॉलिसी कहलाती है, ठीक है। तो सरकार की इनकम कहां से होती है, तो सरकार के बजट स्ट्रक्चर को हमको समझना होगा, तो फिर हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। बजट स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। दो तरीके से बजट तैयार किया जाता है, बजट का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक कहलाता है क्या, रेवेन्यू बजट, ठीक है, राजस्व बजट, दूसरा कहलाता है कैपिटल बजट। पूंजीगत बजट। एक कहलाता है रेवेन्यू बजट और दूसरा कहलाता है कैपिटल बजट, समझिएगा इसको, ठीक है। रेवेन्यू बजट की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से तैयार होता है रेवेन्यू बजट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है, एक होता है क्या, रेवेन्यू रिसीप्ट, और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
एक होता है राजस्व प्राप्ति, दूसरा होता है राजस्व व्यय, दूसरा होता है क्या, राजस्व व्यय होता है, एक रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। देखना दोस्तों, ठीक है। सेम यहां पर भी है, कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है, कौन सी, पूंजीगत प्राप्ति, और दूसरा आता है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय एक दूसरा आ गया, ठीक है। इस तरह से ये बजट का स्ट्रक्चर हमारा बनता है, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। बजट का स्ट्रक्चर हमारा ये इस तरह से बनते हुए दिखाई देता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। रेवेन्यू रिसीप्ट में दो तरह की रिसीप्ट शामिल होती है, एक होता है क्या, ठीक है, टैक्स रिसीप्ट, कर प्राप्ति, और दूसरा होता है क्या, गैर कर प्राप्ति, ठीक है, नॉन टैक्स रिसीप्ट। बस केवल और केवल हम थोड़ा सा ही समझाएंगे यहां, फिर बजट जब पढ़ाएंगे तो उस समय हम इस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से एक एक पॉइंट दिखाएंगे और आपको खुद समझाएंगे कि देखो भैया आप क्या करना चाहिए, आप खुद बताओ यहां, ठीक है। मतलब सरकार को एक तरह से मिल रहा है पैसा और एक तरफ सरकार क्या कर रही है, पैसे को खर्च कर रही है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर, अगर हम दूसरे शब्दों में इसको कहें तो, दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें तो आप ऐसे तो कह सकते हो, बड़े आराम से कह सकते हो कि सरकार का जो बजट है वो एक तरफ होती है रिसीप्ट और एक तरफ होती है एक्सपेंडिचर। एक तरफ क्या होता है, रिसीव होता है, एक तरफ होता है एक्सपेंडिचर। यही एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, वहां रिसीप्ट है, यहां रिसीप्ट है। एक तरह से अगर देखा जाए तो सरकार इस तरह से अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करती है और चीजों को लेकर चलती है बजट के सिस्टम के रूप में, ठीक है। बजट छोड़ दीजिए, अगर सरकार ज्यादा खर्च करेगी क्या होगा, अगर सरकार यहां पर ज्यादा खर्च करेगी, ज्यादा खर्च करेगी, मुझे खुद बताइएगा, तो अर्थव्यवस्था में पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा पहुंचेगा, ठीक है। खर्च ज्यादा तो पैसा अर्थव्यवस्था में क्या होगा, ज्यादा। और अगर अर्थव्यवस्था में पैसा अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था में अगर पैसा यहां पर ज्यादा होगा तो मुझे खुद बताइए दोस्तों आप लोग, ठीक है, मुझे खुद यहां पर समझाइएगा कि डिमांड वो क्या करेगा, कम या ज्यादा, तो अब आप कहोगे सर ज्यादा। डिमांड ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज्यादा। मैंने कहा कि सरकार की फिजिकल पॉलिसी आय और व्यय के संदर्भ में एक पॉलिसी है, उसी को कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, और वो रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड होकर बनती है। किस पर बनती है, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड होकर बनती, ठीक है। ज्यादा पैसा खर्च करेगी सरकार तो ज्यादा अर्थव्यवस्था में पैसा जाएगा, अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा जाएगा तो भले ही किसी भी तरीके से जाता है, पुल बनवाती है सरकार, कुछ भी करती है, तो मजदूरों को ये पैसा मिलेगा। अब ये जब पैसा ज्यादा मिलेगा मजदूरों को तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। तो अर्थव्यवस्था में होता क्या है दोस्तों, समझिएगा कि अगर सरकार यहां पर अपने खर्चे को कंट्रोल कर लेती है तो अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई जो है, मुद्रा की पूर्ति कम होगी यहां, और अगर मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो डिमांड कम होगी अर्थव्यवस्था में।
तो डिमांड को कम करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो डिमांड को कम करना है। डिमांड अगर कम करनी है तो ज्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में ना जाए, ज्यादा खर्च ना जाएगा अर्थव्यवस्था में। क्यों नहीं जाएगा? ज्यादा खर्च ना करे सरकार, ज्यादा खर्च ना करे। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन डाउन करना है तो डिमांड डाउन करना है। डिमांड डाउन करोगे तो पैसा ज्यादा जो अर्थव्यवस्था में जा रहा है उसको कंट्रोल करोगे। पैसा ज्यादा अर्थव्यवस्था में कैसे कंट्रोल होगा? ज्यादा खर्च जो कर रहे हैं उसको कम कर दे। तो सरकार अपने खर्चे को अगर कंट्रोल करती है तो क्या होगा? ये चीजें कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे होगे टैक्स, टैक्स मिल रहा है। अब लोगों की डिमांड को कंट्रोल करना है। डिमांड कैसे? तो उन पर जो टैक्स है उसको क्या कर दे? थोड़ा सा बढ़ा दे। जो इनकम टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स है, अगर हम उनको बढ़ा दें, पहले मेरे ऊपर 10 लाख रुपया पे टैक्स लग रहा था, अब 12 लाख रुपया लगने लगा, 12 लाख रुपया पे टैक्स लगने लगा। मेरी इनकम बढ़ी तो 2 लाख रुपया अगर बढ़ी तो मेरा टैक्स बढ़ा दिया। मेरा टैक्स बढ़ा दिया तो मेरा जो डिमांड है वो प्रभावित होगी, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे समझो, अगर मैं कमाता था, ठीक है, मैं सुमित कुलश्रेष्ठ अगर कमाता था क्या, मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए। कितना कमाता था? 10 लाख रुपए। अचानक से मेरी इंक्रीज हुई और मैं 20 लाख रुपए कमाने लगा। कितना कमाने लगा? 20 लाख रुपीस में कमाने लगा। या ठीक है, पहले कमाता था कितना? 10 लाख रुपीस। अब मैं कमाने लगा कितना? 20 लाख रुपए कमाने लगा। मेरे को इंक्रीज हो गया कितना? 10 लाख रुपया इंक्रीज हो गया इस इकोनॉमी में। कितना रुपया इंक्रीज हो गया? 10 लाख रुपीस इंक्रीज हो गया इस इकोनॉमी में, ठीक है। पहले मैं टैक्स देता था कितना? यहां 10 लाख रुपया, मैं 2 लाख रुपया मान लेते हैं। और जैसे 20 लाख रुपया हुआ तो मेरी टैक्सेबल इनकम मुश्किल से मुश्किल हुआ 3 लाख रुपया। अब मैं ज्यादा डिमांड करूंगा क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा हो गई। तो अब मेरी इनकम को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो गवर्नमेंट क्या करे? सुमित जी पर जो टैक्स है उसको बढ़ा दे, तो मेरी डिमांड पर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। टैक्स ज्यादा, ठीक है, तो लोगों की इनकम पर इफेक्ट, और जब इनकम पर इफेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है, किस पर? इनकम पर इफेक्ट होगा, तो उसका रिजल्ट ये होगा क्या? डिमांड कंट्रोल में आएगी। डिमांड कंट्रोल में आएगी 100%, ठीक है। तो टैक्सेशन बढ़ाने का काम कर दे। देखो, टैक्सेशन अंतिम हल तो नहीं होता, लेकिन आपको तो सॉल्यूशन देना है। तो आपको जब सॉल्यूशन देना है तो एक ये भी उपाय है, इन्फ्लेशन आने पर तुरंत टैक्स नहीं बढ़ा दिया जाते। आप क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर पर भी कंट्रोल एकदम से नहीं किए जाते। सरकार पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ही करती है, फिर सेकंड स्टेप में ट्रेड पॉलिसी को अपनाती है, एग्जिम पॉलिसी को, थर्ड स्टेप में इसको लेकर चलती है। तो आप बस मानकर चलो क्या कि टैक्सेस को वो क्या करेगी? इंक्रीज करने की कोशिश करेगी और एक्सपेंडिचर को कम करेगी, या टैक्सेस को बढ़ाएगी। अगर टैक्स बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली डिमांड को इफेक्ट करेगा वो, ठीक है। टैक्स इंक्रीज तो उससे क्या होगा? डिमांड कम होगी अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस को करने का काम होगी, ठीक है। ये एक इफेक्ट के रूप में आता है। एक्सपेंडिचर अगर कम होंगे तो वो भी क्या करेगी? डिमांड को कम कर देगी, डिमांड को कम कर देगी। आ गया होगा समझ में आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब एक और पॉलिसी बची है और वो है एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी कुछ नहीं है, आय और निर्यात पर जो नीति बनती है उसी को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो पॉलिसी बनती है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इज कॉल्ड
कॉल्ड एग्जिम पॉलिसी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो नीति है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जिम पॉलिसी कहते हैं, उसी को एग्जिम पॉलिसी यहां पर कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब उसी को जब एग्जिम पॉलिसी कहते हैं तो अब एक चीज याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखकर चलना है, बहुत अच्छी तरीके से यहां पर याद रखकर चलना है और चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो अगर अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट होगा गुड्स का, किसका एक्सपोर्ट होगा, किसका, गुड्स का, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा कम होगी, में वस्तुओं की मात्रा क्या होगी, कम होगी, कि मात्रा कम होगी। अगर अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट होगा तो वस्तुओं की मात्रा क्या होगी, अर्थव्यवस्था में कम होगी, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है। और इंपोर्ट अगर किया जाता है, हाँ देखो एक दूसरा इफेक्ट अलग बात है, ठीक है। इंपोर्ट अगर गुड्स का किया जाता है वो अलग बात है कि वो व्यापार पर क्या प्रभाव डालेगा, वो अलग बात है। लेकिन इंपोर्ट से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, में वस्तुओं की मात्रा में बढ़ोतरी, की मात्रा में बढ़ोतरी। अब इन्फ्लेशन है, अब मुझे बताओ आप, अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है दोस्तों, ओहो क्या है, इन्फ्लेशन है दोस्तों अर्थव्यवस्था में, समझाइएगा, ठीक है। अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब है क्या, सप्लाई जो है वो कम है, एक ये भी है, और डिमांड क्या है, हाई है, ज्यादा है, यही तो है, सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई चैन कम हो रही है, मैंने बताया था कॉस्ट के कारण से सप्लाई कम है, ठीक है। और कॉस्ट उसमें क्या है, तो सप्लाई को अगर मान लेते हैं डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन आ रहा है, वस्तु की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम क्या करें, एक्सपोर्ट को क्या करें, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में वस्तु की मात्रा कम करता है तो एक्सपोर्ट को कम कर दें, और इंपोर्ट को क्या करें, सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो इंपोर्ट को ज्यादा करें। प्याज हम बाहर से मंगाएं, प्याज हम बाहर से मंगाएं और अपने प्याज को बाहर जाने से रोकें तो हमारी अर्थव्यवस्था में सप्लाई बनी रहेगी, और सप्लाई बनी रहेगी तो ऐसी कंडीशंस में डिमांड की पूर्ति होती रहेगी, और डिमांड की अगर पूर्ति होती रहेगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा, अंडर कंट्रोल में हो जाएगा दोस्तों, अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, इन्फ्लेशन, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई यहां पर कम है इन्फ्लेशन। अब समझिएगा, इंपोर्ट अगर ज्यादा होता, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होता है तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा क्या होती है, कम होती है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और अगर इंपोर्ट यहां पर जो है किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। ट्रेड इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रेड इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो हम केवल इंपोर्ट से क्या होती है, वस्तुओं की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो नहीं हमको देखना, हमको केवल ये मानकर चलना है कि आप एक तरह से क्या है, इंपोर्ट करते हो तो वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। अगर सप्लाई कम है तो वस्तुओं की मात्रा बढ़ानी है तो इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वस्तुओं की मात्रा कम है तो एक्सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। प्याज को हमको बाहर जाने से रोकना पड़ेगा और प्याज को बाहर से इंडिया में मंगाना पड़ेगा, तो हमारे मुद्रास्फीति पर कंट्रोल हो सकता है, अर्थात इन्फ्लेशन पर कंट्रोल हो सकता है, डिमांड की हम पूर्ति कर सकते हैं, डिमांड की हम पूर्ति कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक कॉन्सेप्ट है आपकी एग्जिम पॉलिसी के संदर्भ में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो पॉलिसी है वो क्या कहलाती है,
एग्जिम पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, शब्द से ही मिलकर बना है। EX का मतलब होता है एक्सपोर्ट, और IM का मतलब होता है क्या? इंपोर्ट। ठीक है, तो आज के लिए हमारी ये क्लास यहीं पर होती है। मैंने आपके दोनों ही पहलू मौद्रिक नीति के समझा दिए हैं, फिजिकल पॉलिसी के भी चीजें समझा दी हैं, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो एग्जिम पॉलिसी उसको भी समझा दिया है। लास्ट मतलब अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक जो इन्फ्लेशन का बचा हुआ है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन समझेंगे, डिफ्लेशन भी समझेंगे, स्टैगफ्लेशन को भी समझेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप को भी समझ लेंगे हम लोग, ब्रैकेट कैप को भी समझेंगे हम लोग। मतलब कई तरह की जो शब्दावलियां हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इन्फ्लेशन के कौन कौन से इंडेक्स है उनको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।